हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल की। और लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा वो देखा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और उससे रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट, जो कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। वहां पे हमने किसी भी टाइप का फ्रिक्शन फोर्स, कोई एयर ड्रैग, कोई विस्कस फोर्स कंसिडर नहीं किया था, तो वहां पर डेम्ड ऑसिलेशन नहीं थे। वहां पर एम्पलीट्यूड जो था वो हमेशा फिक्स था, कांस्टेंट था, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमेशा ए था। इसलिए उसे हमने कहा सिंपल पेंडुलम। और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल हमने देखा, टाइम पीरियड देखा, हमने अलग अलग केसेस देखे कि अगर हमने दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, और हमने वहां पर अगर दो ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, तो उनका टाइम पीरियड कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे आप सी फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखे हैं तो एक बार पुराने सारे वीडियो आपको देखना पड़ेंगे। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर गिवन है। इट इज ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले हमको ये समझना है कि पेंडुलम क्या होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने किसी किसी फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से, ठीक है, एक रिजिड सपोर्ट है, ओके, और वहां से एक थ्रेड के थ्रू एक बॉब को लटका दिया और इसको हमने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, तो और छोड़ दिया, तो डेफिनेटली ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। तो इससे हम पेंडुलम कह सकते हैं। पर क्यों हमने सिंपल पेंडुलम कहा? क्योंकि इसमें हम कुछ कंडीशंस लेंगे। सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम का यहाँ पर कुछ केसेस देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास में एक सपोर्ट है जहाँ से हमने एक थ्रेड या फिर एक स्ट्रिंग से एक बॉब को कनेक्ट किया है। बॉब का मास हम m कंसिडर कर रहे हैं और उसको एंगल हमने थीटा डिस्प्लेस किया है। अब वो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, है ना। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि क्यों इसको हम सिंपल पेंडुलम कह रहे हैं। उसके लिए हम कुछ कंडीशंस यूज करेंगे। सिंपल पेंडुलम में हम हमेशा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। मतलब जो पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर फोर्स देखें कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि एक फोर्स लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड, दैट इज mg, ग्रेविटी। एक फोर्स कौन सा लग रहा है? वर्टिकल डाउनवर्ड, दैट इज ग्रेविटी mg। और एक फोर्स जो है वो लग रहा है टेंशन t। यहाँ पर केवल दो फोर्स लग रहे हैं, इस बॉब पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक वर्टिकल डाउनवर्ड, दैट इज mg, weight of the bob, and the tension in the string। अब यहाँ पर अगर हम इस mg को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट होगा जो इस टेंशन के एग्जैक्टली अपोजिट होगा और ये एंगल थीटा होगा। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि दो वर्टिकल लाइन और एक लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट इंटरनेट एंगल कितने होंगे? थीटा थीटा इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट जो जिस सर्कल पर ये मूव कर रहा है उसके टेंजेंशियल, एक तो परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और वो होगा mg sin थीटा। ओके, अच्छा, यहाँ पर t और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। t और mg कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इस डायरेक्शन में मोशन नहीं चल रहा है। वैसे यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की भी बात कर सकते हैं, पर मोशन वेलोसिटी अगर बहुत कम कंसिडर करें तो उसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो mg cos थीटा जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। वो उसको वापस से मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? mg cos थीटा, दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स जो उसको वापस से मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। ओके, यहां पर हमने नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन हियर एंड इट कैन रिटर्न एज मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। Okay, this m will cancel out and a will become equal to minus g sin theta।
अब यहाँ पर कंडीशन आती है कि अगर हमने डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा दिया है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके, अगर थीटा बहुत छोटा, जब हम लैब में यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो हमारे टीचर हैं वो हमको बताते हैं कि आपको डिस्प्लेसमेंट जो देना है बहुत ही कम देना है और लेंथ ज़्यादा लेना है। जैसे 1 मीटर ले लिया या फिर हमने 80 सेंटीमीटर ले लिया, 75 सेंटीमीटर ले लिया, 95 सेंटीमीटर ले लिया, लेंथ बड़ा और डिस्प्लेसमेंट छोटा, तो अप्रोक्सीमेट जो बॉब है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगी। ठीक है, अगर थीटा बहुत छोटा है तो वहां पर हम एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब थीटा बहुत छोटा होगा, और जब आप ये कंडीशन यूज करते हैं तो उसी पेंडुलम को आप कह देंगे सिंपल पेंडुलम, क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि why it is called simple harmonic motion, why it is called simple pendulum, because it is performing simple harmonic motion, because we are taking theta very small. Now this term, अगर थीटा बहुत छोटा तो हमको पता है साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं, ये हमको पता है। ठीक है, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ऐसा क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा क्यों लिख सकते हैं अगर थीटा बहुत ही छोटा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा लिखा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा, और हमको पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ पर आर्क जो है वो है एक्स, that is the displacement, and radius जो है वो है L, that is the length of string. Okay, इसे आगे देखते हैं तो it will become A is equal to minus gx by L, इसे थोड़ा सा अरेंज करते तो माइनस g by L into x, और यहाँ पर हमारी एसएचएम की कंडीशन फुलफिल होती है। यही कंडीशन हमने देखा था एसएचएम का। हमको पता है व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया a इज इक्वल टू माइनस g बाई एल इंटू एक्स। यहां से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द कंडीशन फॉर एसएचएम, सो यू कैन से इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, क्योंकि वहां पर थीटा बहुत छोटा है। ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। और यहां पर अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, दैट इज A is equal to minus omega square x, तो omega square is equal to g by L, so omega is equal to root g by L, that is the angular frequency of simple pendulum. You know the angular frequency? Okay, so it is the angular frequency, and with the help of angular frequency we can find the time period very easily. How we will find the time period? What is the concept? The concept is that t equal to 2 pi by omega. So it will be t is equal to 2 pi root L by g. Root L by g. Okay. So that is the time period of simple pendulum. Okay. और यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो केवल और केवल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जी पे डिपेंड कर रहा है। और यहां पर आप देखेंगे तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। अगर लेंथ बढ़ाया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर थ्रेड का या स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, और ग्रेविटी अगर बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। ग्रेविटी अगर बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्रेविटी ही उसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, है ना। जैसे अगर पोल पे चले गए, इक्वेटर से पेंडुलम को लेकर पोल पे चले गए, तो टाइम पीरियड क्या होगा, पोल पर जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम पोल की बात करेंगे, एट पोल
हम बात करें टाइम पीरियड एट पोल एंड टाइम पीरियड एट इक्वेटर, तो हमको पता है जी का वैल्यू इक्वेटर पर कम होता है और पोल पर ज्यादा होता है, ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर टाइम पीरियड पोल जी का वैल्यू अगर ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम है, तो आप लिख सकते हैं कि पोल पर, ठीक है, या फिर आप एच हाइट पर ले गए या डेप्थ पे ले गए तो जी डिक्रीज होता है, ये हमको पता है। तो जी अगर वेरी हो रहा है तो यहाँ पर टाइम पीरियड वेरी हो रहा है। ठीक है, अगर दूसरे प्लैनेट पे ले गए, दूसरे प्लैनेट पे ले गए, इसी साल 2025 जेई में पूछा गया यही क्वेश्चन है कि अगर दूसरे प्लैनेट पे ले गए तो टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली जी जैसा चेंज होगा वैसा टाइम पीरियड चेंज होगा। अगर जी वहां पर इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, और जी वहां पर डिक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझे। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा है टाइम पीरियड का, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2π√L/g, एंड दैट फॉर्मूला ओनली वी कैन यूज व्हेन इट इज सिंपल पेंडुलम, व्हेन यू आर गिविंग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके, when very small displacement. So that is the very important point you have to note down. Now we are coming to the next point. नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं, एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। हमने बहुत सारे इस टाइप के एक्सपेरिमेंट भी लैब में हम करते हैं, क्योंकि आपके 11th के सिलेबस में ही ये होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब अगर हम अलग अलग केसेस देखें, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब आप रेफरेंस फ्रेम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम खुद एक्सेलरेटेड है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सबसे पहला केस तो आप यही लिखो, इफ दिस रेफरेंस पॉइंट जहां पर आपने उसको लटका रखा है और जो रिजिड सपोर्ट आपने लिया था वो रिजिड नहीं रहा है, वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो देयर इज नो चेंज इन टाइम पीरियड। ओके, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो नो चेंज इन अ टाइम पीरियड, आप लिख सकते हैं नो चेंज इन अ टाइम पीरियड। ओके, नो चेंज इन टाइम पीरियड, ओके, because it is a non-inertial frame of reference. Sorry, it is a inertial frame of reference, but if we are talking about the non-inertial frame of reference, then the concept totally change. ओके, कॉन्सेप्ट विल टोटली चेंज। सो ये फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए जो अलग से हमने यहाँ पर समझा दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग, फर्स्ट केस व्हेन इट इज मूविंग वर्टिकली अप, ओके, व्हेन एक्सेलरेटिंग अप और रिटार्डिंग डाउन। ठीक है, मतलब कि ये जो पेंडुलम हमारे पास में था, ये पेंडुलम हमारे पास में था, ये पेंडुलम का जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहां पर हमने उसको लटका रखा है, ये पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है। ओके, ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है या नीचे की तरफ रिटार्डेशन हो रहा है, वो से एक ही बात है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव ग्रेविटी है, इफेक्टिव ग्रेविटी है वो हो जाएगा G प्लस ए। इफेक्टिव ग्रेविटी कितना हो जाएगा? G प्लस ए। ये ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट जो हमने देखे थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने देखे थे। हमने यहाँ पर स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज किया था, स्यूडो फोर्स की हेल्प से आप ये समझ सकते हैं। तो इफेक्टिव ग्रेविटी विल बिकम G प्लस ए, effective gravity will become G plus A. So time period T will become 2 pi root L divided by G plus A. Okay, so that is the first case when this pendulum we are placing in a lift which is accelerating upward with acceleration A. So time period will decrease because the effective gravity is increasing. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, एंड द न्यू टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट एल डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट केस व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। सो यू कैन यूज दिस डायग्राम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड better. Okay, this is the lift and this lift is moving upward with some acceleration A. Now the second case we are taking in which it is moving downward. Now again we are taking this lift
हमने फिर से एक लिफ्ट लिया है और उस लिफ्ट को हम ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करवा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डिंग है। तो यहाँ पर जो पेंडुलम है, यहाँ पर जो पेंडुलम है, इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होगा? डेफिनेटली इट विल बिकम G minus A. We can use the concept of pseudo force also. Okay, so G minus A, effective gravity will become G minus A. The time period T is equal to 2 pi root L divided by G minus A. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप बता सकते हैं कि टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी डिक्रीज होना है तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। अब वो स्लो मूव करने लग जाएगा। अगर ऊपर जा रहा तो फास्ट मूव करेगा, नीचे जा रहा तो स्लो मूव करेगा। टाइम पीरियड कम हुआ तो फास्ट मूविंग, टाइम पीरियड बढ़ा तो स्लो मूविंग। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा। और हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, थर्ड वाला केस हम देखते हैं, व्हेन पेंडुलम इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली। ओके, तो यहाँ पर अब ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट की जगह हमने कुछ कॉट वगैरह ले लिया है, ओके, या फिर कोई व्हीकल ले लिया है, और व्हीकल के अंदर हमारा पेंडुलम है जो ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, और इसके अंदर पेंडुलम है हमारा। अब इसका टाइम पीरियड बताना है, तो यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी कितना होगा? यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी जो होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन G और बैकवर्ड एक्सेलरेशन A, क्योंकि हमको शूडो फोर्स की बात करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में शूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इफेक्टिव जो ग्रेविटी होगा वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। इफेक्टिव ग्रेविटी इज इक्वल टू रूट G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। Okay, that is the effective gravity. Now you can find the time period very easily, that is 2 pi root L divided by root G square plus A square. That formula is very important and you have to write down this formula very carefully, because inside the root again root is coming. Okay, so don't forget to write down the root again, otherwise it will become wrong. Okay, so the time period, new time period will be 2 pi root L divided by 2 pi root L डिवाइडेड बाय रूट G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डेफिनेटली टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वो फास्ट मूव करने लगेगा अगर हमने एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखा है तो। ये हमने देखा। फोर्थ हम केस देखते हैं, व्हेन पेंडुलम एक्सेलरेटेड डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो यहाँ पर हमने एक व्हीकल बना रखा है, मान लेते हैं ये व्हीकल है ना, और ये इसमें से व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसमें पेंडुलम मूव कर रहा है। ओके, ये पेंडुलम मूव कर रहा है। अब यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होगा? अगर यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी देखें तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज G cos थीटा। अगर इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। इफेक्टिव ग्रेविटी कितना होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज G cos थीटा। सो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L डिवाइडेड बाय G cos थीटा। ओके, तो कैसे चेंज होगा टाइम पीरियड वो हमको समझना है, और cos थीटा का वैल्यू हमको पता है हमेशा 1 से कम होता है, तो G इफेक्टिव G है वो डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे। नेक्स्ट हमको क्या देखा? तो जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट देखे, अब हम देखते हैं कि क्या वो कॉन्सेप्ट हम जेई के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। हमारे सामने 2025 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर असर्शन रीजन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती जो है बच्चे असर्शन रीजन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में करते हैं। जो मार्क्स कट होने के चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में वो यहीं पर होते हैं। ठीक है, जेई में तो हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, पर यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेप्ट कैसे आप यूज करेंगे हम देख रहे हैं। हमारे पास में जेई 2025 का क्वेश्चन गिवन है, असर्शन में गिवन है क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। सबसे पहले T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G हमने देखा। अब माउंटेन पे गए
है ना, अर्थ सरफेस से ऊपर गए। अगर अर्थ सरफेस से ऊपर गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। हमने पढ़ा है कि दिस जी, स्मॉल जी इज not a constant, it is variable. So variation in g with altitude, variation in g with depth, हमने ये भी देखा है, और वो हमेशा डिक्रीज होता है। सो g डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर, बढ़ जाएगा, at the top of the mountain than the base of the mountain. Definitely, if you are moving from up, then acceleration due to gravity will decrease, so time period will increase, longer हो जाएगा। बिल्कुल सही है, assertion is the correct. The time period of simple pendulum decrease with increase the value of acceleration due to gravity and vice versa. बिल्कुल सही, that is the actual reason, because this time period, if you are increasing g, then time period will decrease. If you are decreasing g, time period will increase. That already we have understood this concept. ओके तो यहाँ पर ये हमने देखा। अब हम यहाँ पर टिक करेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये तो गलत है भैया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो, ये भी गलत है। हम सी वाला टिक करेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये ऑप्शन जरूर पढ़ना है, जल्दी में हमें गलती नहीं करना, ऑप्शन जरूर पढ़ना। उन्होंने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो हम यूज कर सकते हैं। फिर से हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2025 में 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। देखिए आप एक टाइप के क्वेश्चन ही वहां पर आते हैं, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग कर दिया। क्वेश्चन का पैटर्न आप देखेंगे सिंपल पेंडुलम ही उन्होंने लिया है, पर यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप का ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर असर्शन में गिवन है, अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू द प्लैनेट ऑफ अ मास एंड द रेडियस 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर जो प्लैनेट का मास है वो अर्थ के मास से 4 गुना है, ठीक है, और रेडियस जो है वो अर्थ के मास का डबल है। अगर हम जी की बात करेंगे, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे एट प्लैनेट, तो इसको हम जीपी लिख देते हैं। प्लैनेट पर हमको पता है वो होगा जी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर अगर हम प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे तो होगा जी 4 टाइम्स ऑफ रेडियस मास ऑफ अर्थ एंड 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। सो दिस 4 will cancel out and you will get Gp is equal to G mass of earth and radius of earth का square. So this Gp is equal to Ge, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर ही होगा। तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन सेम ऑन अर्थ एंड द प्लैनेट। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, there is no change, so that's why the time period will be same. But what is the reason? The mass of the pendulum remain unchanged at earth and no, the time period is not depending on the mass of pendulum, it is independent to the mass of pendulum. टाइम पीरियड पेंडुलम के मास पर डिपेंड नहीं करता है, बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो हम फिजिक्स लैब में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उनको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आ गए। हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम का सेकंड एक्सपेरिमेंट है, दैट इज द ग्राफ बिटवीन द मास एंड द टाइम पीरियड। इट इज इंडिपेंडेंट टू द मास, टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ अ बॉब। हम अलग अलग मास के बॉब लेते हैं, है ना, कभी हम कॉपर का लेते हैं, ब्रॉन्ज का लेते हैं, एल्यूमिनियम का लेते हैं, स्टील का लेते हैं, पर टाइम पीरियड हमेशा सेम आता है। और हमारे पास सेकंड पेंडुलम भी है जिसका लेंथ 1 मीटर होता है, और सेकंड पेंडुलम है और लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसका टाइम पीरियड आता है 2 सेकंड, इसलिए बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड उसका टाइम पीरियड होता है, जिसका लेंथ 1 अप्रोक्सीमेट 2 सेकंड होता है। तो वहाँ पर सेकंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास में आता है।
ठीक है, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट दैट प्लीज अटेंड द एक्सपेरिमेंट आल्सो in the lab. Okay, it is very very important and try to understand the concept. Okay, so हमने यहाँ पर जो सीखा वो सीखा सिंपल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए है इतना ही, अब हम यहाँ पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि यही कॉन्सेप्ट आप एंगुलर एसएचएम की हेल्प से कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगुलर एसएचएम क्या होता है। ये एंगुलर एसएचएम समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर जेई के क्वेश्चन देखेंगे, नीट के क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पर एंगुलर एसएचएम की हेल्प से, है ना, एंगुलर पैरामीटर की हेल्प से आप सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, वहाँ पर एम्पलीट्यूड को कैसे समझेंगे, एंगुलर एम्पलीट्यूड को आप कैसे समझेंगे, एंगुलर एंगल को कैसे समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है, जरूर जरूर देखना है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच।